दोस्तों, स्नेहा नाम का एक लड़की होता है और बचपन से ही पढ़ने लिखने में बेहद होशियार होती है। लेकिन सबसे बड़ी जो रुकावट की बात है वो गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। लेकिन कुछ ही समय बाद जब वो शादी करने के योग्य हो जाती है तो उनके माता पिता उनका शादी करवा देते हैं। और ये उसकी इच्छा तमन्ना जो पढ़ने की एक जुनून था, एक बड़ा आदमी बनने का जो इच्छा थी, अपने पति के साथ शेयर करता है। और पति तमाम वो खर्च उठाता है, तमाम वो कदम उठाता है जो उन्हें पढ़ाई करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए जो भी बाधाएं थी उन्हें दूर कर देता है। और दोस्तों, कुछ समय के बाद और कुछ ही वर्षों के बाद उनकी मेहनत रंग भी लाती है और यूपीएससी एग्जाम का रिजल्ट क्रैक कर जाती है। अच्छे खासे रैंक भी आ जाते हैं और एक जिले का डीएम यानी कलेक्टर भी बन जाती है। दोस्तों, स्नेहा कलेक्टर बनने के बाद एक रास्ते में खुद गाड़ी ड्राइव करके जा रही होती है तो उनका गाड़ी पंक्चर हो जाता है। और पंक्चर होने के बाद जिस दुकान पे रखता है उस दुकान पे जब वो शख्स पंक्चर बनाने के लिए आता है, जो गाड़ी को ठीक करने के लिए आता है, और वो शख्स अपने मुंह से जो मास्क हटाता है तो ये जो डीएम मैडम होती है इनकी तो होश हवास उड़ जाते हैं, हैरान परेशान हो जाता है। क्योंकि वो जो शख्स होता है वो कोई और नहीं बल्कि उसी का पति होता है। दोस्तों, ये जो डीएम मैडम होती है वो बहुत सारे सवाल खड़ा करती है। लेकिन उनका जो पति होता है वो सर नीचे झुकाता है और आंखें भी नीची होती है। कुछ भी बोलने का उनका दिल नहीं करता, न ही मन करता है, लेकिन बार बार सवाल पूछता रहता है। थक हाकर उनका पति जो मुंह खोलता है और आसपास के लोग जो भी सुनते हैं हैरान परेशान हो जाता है। दोस्तों, दिल को छू जाने वाली, एक अंदर झकझोर कर देने वाली एक कहानी है। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी बिहार के मोतिहारी की है। मोतिहारी में एक गरीब बेहद ही साधारण परिवार में जन्मे एक लड़की जिनका नाम स्नेहा होती है। दोस्तों, स्नेहा बचपन से ही पढ़ने लिखने बोलने बातचीत करने में बेहद चंचल, होशियार और कहे तो ऊपर वाले के द्वारा दिया हुआ एक गिफ्ट था, जो कुछ भी बोलने और समझाने में वो बहुत जल्दी समझ जाती थी। बचपन में भी जो कोई अनजान लोग भी उनसे मिलता तो उनकी तारीफ करता कि वो बेहद ही प्रतिभाशाली एक लड़की है, एक छात्रा है। शुरुआत की पढ़ाई गांव मोहल्ले में जमीन पर नीचे बैठकर किया, फिर धीरे धीरे सरकारी स्कूल का सफर, प्राथमिक स्कूल का सफर शुरू होता है। और होते होते 10वीं तक किसी तरह उनके परिवार वाले पढ़ाने में सक्षम थे और घर से आते जाते और पढ़ाई करते रहे। दोस्तों, जब 10वीं पास कर जाता है तो उतना तो यकीन हो जाता है कि पढ़ाई करने से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। इन्हें जो गरीबी हालात है, जो जिस हालात में वो जी रहा है, उस हालात को बदलने के लिए उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो पढ़ लिख कर एक बहुत बड़े आदमी बने, यानी बहुत बड़े ऑफिसर बने। लेकिन उस तरह से पढ़ाई करने के लिए, उस तरह से आगे बढ़ने के लिए गांव में रहकर पढ़ाई करना असंभव है, ये नहीं हो सकता है। ये बात खुद स्नेहा भी जानती थी। तब उन्हें अपने माता पिता को बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उनके माता पिता इस बातों को सुन सुन के और बार बार एक ही बातों को सुन सुन कर परेशान हो गया, तब उनके लिए एक रिश्ता ढूंढा जाता है। दोस्तों, फिर स्नेहा के लिए कई सारे रिश्ते ढूंढे जाते हैं और उसके ही एक दूर के रिश्तेदार में जो जान पहचान है, वैभव नाम के इस लड़के पर रिश्ता जाकर टिक जाता है और परिवार वाले को बेहद पसंद आते हैं। फिर दोनों परिवार के मर्जी से बातचीत को आगे बढ़ाकर दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है और वैभव और स्नेहा की साथ परिवार के जो लेवल होता है उसी हिसाब से बड़े धूमधाम से करवा दी जाती है। दोस्तों, स्नेहा जब दुल्हन बनकर अपने ससुराल यानी अपनी पति के घर, वैभव के घर आता है तो देखता है कि जो स्थिति पहले अपने माता पिता के घर में थी
वही सेम स्थिति थी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं था। आर्थिक परेशानी, तंगी और गरीबी की एक ऐसी हालात था जो बरसों से और बचपन से ही झेलते आ रहा है उनके जीवन में। अब भी जो एक उम्मीद बची थी कि शायद शादी करके जिस घर में जाएंगे वो अच्छे होंगे, लेकिन दोस्तों वहां भी ऐसा कुछ हाथ नहीं मिला। लेकिन फिर एक बार स्नेहा का जो उम्मीद था, जो विश्वास था, जो सपना था, वो पूरी तरह से टूट जाता है, बिखर जाता है। लेकिन अब करे तो करे क्या, शादी, बच्चे और परिवार संभालना, यही जिंदगी बच गया था। लेकिन दोस्तों वैभव जो था वो बहुत ही कम पढ़े लिखे थे, मात्र 5वीं तक किसी तरह से पास हुआ था और मेहनत मजदूरी करता था। आसपास के इलाके में जाकर मजदूरी करता और उसी से अपना परिवार चलाता था। परिवार का एक लौता बेटा था और बूढ़े माँ बाप था। दोस्तों लेकिन जब शादी होने के बाद वैभव और स्नेहा का जो रिश्ता था एक प्रेम परिमंका की तरह एक दूसरे को समझने लगा था, जानने लगा था और एक दूसरे पर जान लुटाने के लिए भी तैयार थे। इतने गहरे प्यार, प्रेम और संबंध एक पति पत्नी के मिलना कहे तो एक मिसाल खड़ा कर देता है। अपने प्रेम को बढ़ते देख स्नेहा एक दिन अपने पति को अपने ही बेडरूम में गले लगाता है और जोर से गले लगाता है और कहता है कि मैं कब से एक बात जो मेरे मन में खाए जा रहा है, मैं आपको कब से बताने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तभी वैभव कहता है कि आपके मन में जो भी है, जैसे भी है, कोई बात नहीं, मुझे कोई भी प्रकार से बुरा नहीं है और न ही मुझे कोई परेशानी होगी, बताओ। तब स्नेहा मुंह खोलता है कि बचपन में जो उन्हें सपना देखा था कि वो एक बड़ा ऑफिसर बनना चाहता है, पढ़ लिख कर अपने जिंदगी और परिवार के जिंदगी को पूरी तरह से बदलना चाहता है। इस गरीबी में और आर्थिक तंगी हालात में अपनी पूरी जीवन परवरिश नहीं करना चाहती है और आने वाले जो उनकी पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो एक बेहतर जीवन में जिए और खुद भी आने वाले समय बेहतर वो सपना देखती है और हर समय देखती है और वो करने की जुनून है और मैं कर सकती हूँ। दोस्तों ये बात सुनकर तो वैभव कहता है तो अच्छी बात है, ठीक है करो। तब स्नेहा कहता है इसके लिए बहुत ज्यादा खर्चे लगेंगे, लाखों रुपये खर्च करने के बाद तब पढ़ाई होगी और इनके बाद कुछ होगा। दोस्तों फिर वैभव एक लंबी सांस लेता और कहता है अगर ऐसी है तो इसकी चिंता तुम मत लो, पैसे कहाँ से और कैसे लाना है और पैसे की जुगाड़ कैसे होगा वो सब मुझ पे छोड़ दो और तुम आगे की तैयारी के बारे में सोचो। दोस्तों कुछ ही महीने के बाद इधर उधर करने के वैभव लाखों रुपया लाकर स्नेहा के हाथ में देता है और कहता है कोई बात नहीं, जो भी शहर जाना पड़े आप जाओ और वहां से तैयारी करो। फिर स्नेहा वो लाखों रुपया लेकर सीधे दिल्ली की रुख करता है और दिल्ली में पढ़ाई शुरू कर देता है। दोस्तों इधर विभव अपने माता पिता के साथ अपने ही इलाकों में वही दिन भर मजदूरी करना और रात में बूढ़े माता पिता के साथ समय बिताना, फिर खाना, जिंदगी इतना ही थी। बरसों तक यही चलता रहा और कई साल निकल गए। फिर एक वक्त आता है जब स्नेहा का फाइनल यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है और अच्छे रैंक होने के कारण उन्हें डीएम पद भी दिया जाता है। दोस्तों जिस सेठ या साहूकार से वैभव ने पैसा उठाया था वो पैसा समय समय पर चुका भी नहीं पाया और उनकी घर उसके पास गिरवी रह गई थी। लेकिन ये बात कभी भी स्नेहा को नहीं बताया था। लेकिन जो ही उसका सिलेक्शन फाइनल हो जाता है, उन्हें अब अपना पोस्टिंग भी हो जाती है, तब सरकारी आवास मिलता है, तो उनका पूरा परिवार जो अब माँ बाप था और भी बूढ़े हो चुके थे और वैभव और उसकी पत्नी डीएम पत्नी स्नेहा अब सरकारी आवास में रहना शुरू कर देता है और वो घर सदा सदा के लिए साहूकार का हो जाता। दोस्तों अब वैभव की जो जिंदगी थी सरकारी आवास में आने के बाद पूरी तरह से बदल जाती है। उन्हें लग रहा है कि ये कोई सपना से कम नहीं है।
सरकारी गाड़ी, बड़े बड़े बंगले, अच्छे खासे घर और खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं। न तो कभी मेहनत और मजदूरी करना है, न धक्के खाने हैं, न कोई चीज के बारे में सोचना है। फल, सब्जी, दूध, मक्खन, मलाई, तमाम चीजों की कोई कमी नहीं थी। आराम से जिंदगी गुजर रहा था। दोस्तों, फिर जो आज तक कभी बर्थडे नहीं मनाया था, कोई पार्टी उटी नहीं गई थी, तो पहली बार अब डीएम मैडम अपना बर्थडे मनाती है और बड़े धूमधाम से मनाती है। लेकिन गांव में रहने वाले वैभव के रिश्तेदार नहीं आते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये लोग शहर में दूर रहते हैं और वो लोग गांव में जो रिश्तेदार थे वो गरीबी हालात में थे। इतने पैसे किराया नहीं थे कि इतना दूर आ और जा सके। दोस्तों, इस बर्थडे पार्टी में स्नेहा को पहचानने वाले बड़े बड़े ऑफिसर, बिजनेसमैन और स्नेहा के जो नए नए दोस्त लोग बने थे, वो सब अच्छे और महंगे गिफ्ट लेकर उस बर्थडे पार्टी में चलता है। लेकिन इसमें से अधिकतर लोग स्नेहा के जो पति है, डीएम मैडम के जो पति है वैभव, उन्हें नहीं जानते हैं। बस उनके बारे में सुना था कि वो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, मेहनत मजदूरी करते थे और डीएम मैडम का पति है। दोस्तों, जब एक जगह एक ही छत के नीचे बर्थडे पार्टी में जो लोग इकट्ठे हुए थे, कुछ लोग उसमें यही बातें करने लगता है कि वाह, देखो कैसा दिन है कि इतनी पढ़ी लिखी, इतनी खूबसूरत मैडम एक गवार अनपढ़ पति के साथ कैसे रहती होगी। तो किसी ने तुरंत ही बोलता है, वो तो शायद नाम के पति होगा, पति तो कोई और हो। दोस्तों, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ कहा और किसी ने ये भी कहा शायद गवार है, पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है, कहीं किसी कोने में पड़ा रहता होगा। उनकी वैल्यू और इज्जत ही उस डीएम मैडम के लिए क्या है। दोस्तों, तमाम प्रकार की बातें और कुछ बातें तो सीधे वो आवाज वैभव के कानों तक गूंज रही थी। दोस्तों, सभी लोग खा पी कर बर्थडे में अपने अपने घर को जाते हैं। इसके बाद से वैभव के मन में ये बात घूमना शुरू कर देता है और हमेशा यही बात सोचने लगता है कि शायद उनकी पत्नी एक बहुत बड़ी आदमी बन चुकी है, बहुत बड़े ऑफिसर है, बहुत बड़े पद पे है, उनकी इज्जत शोहरत बहुत ज्यादा है और खुद की जो है वो बहुत कम है। अब जो वैभव है वो उनके लेवल का नहीं है। वो खुद से बहुत सारे बातें उसके मन में घूमने लगता। जब भी सोने की कोशिश करता, उन्हें नींद नहीं आता, बस यही बात मन में घूमता रहता था। फिर लगभग 2 से 3 दिन निकल जाते हैं, तब अपने पत्नी यानी स्नेहा से, डीएम मैडम से वैभव कहता है कि हमने शादी के बाद कभी भी घूमने नहीं गया है, न भगवान का दर्शन करने गया है, न तीर्थ यात्रा पर गया है। क्यों ना हम लोग साथ में कुछ घूमे फिरे, कुछ समय व्यतीत करें, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका था पढ़ाई करने के। कुछ शादी के कुछ ही दिन बाद आप घर आई थी, लगभग कुछ ही महीने के बाद आपने पढ़ाई करने के लिए चली गई, तो हम लोगों को ज्यादा समय ही ना मिला है। अब समय है तो क्यों ना चला जाए। खुशी खुशी स्नेहा तैयार हो जाती है, डीएम मैडम तैयार हो जाती है और दोनों उत्तराखंड की वादियों में अलग अलग मंदिर धाम में घूमने जाते हैं। और घूमने के बाद कई दिन निकल जाते हैं, तो एक दिन कहता है कि क्यों ना हम नदी में घूमने चले। और फिर दोनों, जहां से नाव घुमाया जाता था, डीएम मैडम उसी पे बैठता है, कुछ लोग और भी बैठते हैं और नदी की तरफ घूमने चले जाते हैं। दोस्तों, जो नाविक होता है उसे अंदेशा हो जाता कि आज जो तूफान है, पानी का जो बहाव है, वो कुछ अलग है और विचलित करने वाली है। तो वो कहता है कि आज नाव ज्यादा दूर या ज्यादा पानी में नहीं जा पाएगी और यहीं तक रहना सही है। फिर डीएम मैडम तुरंत कहती है वो डीएम है और मेरे पति की इच्छा है कि आप उन्हें घुमाओ। मना करने के बावजूद भी नाव को गहरे पानी में लिया जाता है, दूर ले जाया जाता है। दोस्तों, इसी में एक हादसा होता है जिसमें कई लोग पानी में उतर जाते हैं और उसी लोग में एक वैभव भी होता है। सभी लोग पानी में बह जाते हैं और वैभव का तो इतना बुरा हाल होता है कि उसका जो लाइफ जैकेट होता है वो भी खुल जाता है और वो लोग आंखों से सामने से दिख रहा था।
इतनी भयंकर तूफान थी, पानी का बहाव इतना तेज था, सभी लोग हैरान परेशान था और ये तक कह दिया था कि इन लोगों का बचना नामुमकिन है और बचने की कोई उम्मीद भी नहीं है। दोस्तों फिर क्या था, डीएम मैडम अपने पावर का इस्तेमाल करता और कई सारे टीम उसे खोजने में लगा देता है, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं होता है। अब डीएम मैडम अपने आवास पर वापस लौट जाती है और अपनी दिनचर्या में शुरू हो जाता है। दोस्तों कुछ ही समय के बाद डीएम मैडम का ट्रांसफर बंगाल के एक दूसरे जिले में हो जाता है और एक अनजान जिला होता है, लेकिन फिर भी समय निकल रहा था। एक दूर की जगह में उन्हें एक शादी समारोह का हिस्सा बनना था। उस समय उनका ड्राइवर भी नहीं था और शहर से बाहर था और उन्हें जाना था, तो अपनी गाड़ी वो खुद निकालती है और उस जगह पर जाने की तैयारी कर लेती है और चल देती है। दोस्तों जो ही ये गाड़ी लेकर शहर से दूर निकलती है और शहर लगभग निकल ही चुका था, उनका गाड़ी डगमगाने लगता है। कुछ अनहोना का आशंका होता है। जब गाड़ी से नीचे आकर देखती है तो उनका लगता है कि एक टायर पंक्चर हो चुका है और आसपास में पता किया जाता है कि पंक्चर की दुकान कहां पर है। तो कुछ लोगों के द्वारा इशारा किया जाता है कि कुछ ही कदम आगे जाइए, पंक्चर की दुकान वहां है। दोस्तों किसी तरह गाड़ी को उस पंक्चर की दुकान पर ले जाया जाता है तो देखता है कि बूढ़ा बाबा वहां बैठा हुआ है और बाबा से कहता है कि आपकी दुकान है? तो कहता है जी हाँ। कहता है मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई। तो कहता है ठीक है, आप बैठिए, आपका काम हो जाएगा, लेकिन 5 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों डीएम मैडम 5 मिनट इंतजार करने के बाद क्या देखता है, एक शख्स आता है जो अपने मुंह पर मास्क लगाए रहता है। वो तुरंत उनके टायर को उनके गाड़ी से खोलता है और पंक्चर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। और उसकी जो हाव भाव था, चाल ढाल था, उनका तरीका, उसका बॉडी लैंग्वेज जो था, मैडम को लग रहा था कि ये कोई जान पहचान का इंसान और शायद उन्हें बरसों से जानती है। तब डीएम मैडम एक से रिक्वेस्ट करती है कि आप मास्क क्यों नहीं हटाते। हालांकि वो शख्स कुछ भी जवाब नहीं देता और फिर दोबारा पूछता है कि आप मास्क क्यों नहीं हटा रहे हैं, आप मास्क हटाइए। तो वो शख्स बोलता है कि मुझे धूल से एलर्जी है और कुछ समय से मुझे बहुत ज्यादा परेशानी है, इसलिए मास्क लगा कर रखना जरूरी है। फिर भी डीएम मैडम जिद करती है कि एक बार हटाओ फिर लगा लेना। जब बहुत ज्यादा जिद करते तो वो शख्स अपने मुंह से, चेहरे से मास्क हटाता है। जब मास्क हटाता है तो दोस्तों उनका जो डीएम मैडम की आंखें थी, चेहरे थी, चेहरे पर जो एक ऐसा झलक था, वो आसपास में जो लोग बैठे थे वो देखकर हैरान परेशान हो गया और मैडम खुद भी हैरान परेशान रह गया और ऐसा लगा कि उनके पांव तले से जमीन खिसक गई है। ऊपर आसमान और नीचे धरती और बीच में कुछ उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। दोस्तों फिर जो शख्स होता है वो कोई और नहीं होता है बल्कि उन्हीं का पति होता है। तब मैडम पूछती है कि जब आप जीवित है, जिंदा है, तो आप मेरे आवास पर या अपने घर पर क्यों नहीं आए? इनका जवाब दीजिए। इतने दूर हमसे दूर रहे, परिवार से दूर रहे, घर का कोई खोज भी नहीं किए, इनका क्या मतलब है और क्यों आप ऐसे कर रहे हैं? दोस्तों बहुत सारे सवाल पूछने के बाद वह मुख खोलता है, कहता है न जाने मुझे क्या हुआ नहीं हुआ है, लेकिन जिस दिन मैं पानी में बह गया था तो मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ। इसके बाद जब मैंने आंखें खोला, होश संभाला और खुद को होश में पाया तो यही जो बूढ़े अंकल है इन्हीं के गोद में पाया और ये मेरे माथे को सहला रहे थे, खाना खिला रहे थे और कुछ बच्चियां थी जो मेरा सेवा कर रही थी। इसके बाद इनके परिवार से मुझे इतना प्यार मिला, इतना सम्मान मिला और इतना इज्जत मिला जो आज तक मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। और मुझे ये लगा कि आपके यहाँ जाने से आपकी इज्जत में कमी हो जाएगी, आपका जो मान सम्मान है वो कम हो जाएगा
और कुछ लोग तो ऐसे भी बोल रहे थे कि डीएम मैडम के साथ इनका अनपढ़ पढ़ी, या डीएम मैडम कैसे इतने दिन तक इस पति को झेल पाएगी या कितने दिन तक इसे रखेगी। दोस्तों ऐसी ऐसी शब्द सुनकर डीएम मैडम घुटने पर आ जाती है और रोने लगती है। कहता है कि मैं जो भी हूं, कुछ भी हूं, आज अगर डीएम भी हूं तो सिर्फ और सिर्फ आपके बदौलत हो। अगर आप मुझे नहीं पढ़ाए होते, आप यहां तक नहीं लाए होते तो शायद मैं एसडीएम नहीं बन पाती और जैसी के तैसी मेरी जिंदगी रहती। दुनिया में कोई भी कितने बड़े क्यों न हो, लेकिन मेरे लिए आप ही सबसे बड़े हैं। आप ही मेरे पति है और आपके सिवा दुनिया में सबसे ज्यादा कोई मेरे करीब है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई है और डीएम से भी ज्यादा कोई महत्वपूर्ण है तो सिर्फ और सिर्फ आप ही। दोस्तों फिर डीएम मैडम कहती है कि दुनिया का आपने सुन लिया, लेकिन कम से कम एक बार मेरे भी दिल का हाल सुन लेता कि मैं किस हालात में हूँ, आपके बगैर ये जिंदगी कैसे गुजर रही है, आपके अनुपस्थिति में मेरी दिन कैसे कट रही थी। कम से कम एक झलक तो देख लेते। मैं बिल्कुल ही दुखी था, मायूस था, एक एक पल गुजारना आपके बगैर मुश्किल था। फिर एक दूसरे को गले लगाता है। डीएम मैडम खूब रोने लगती है और वैभव की भी आंखों में आंसू आ जाता है। फिर दोस्तों वहां पर बूढ़े अंकल और आस पड़ोस के लोगों ने देखा कि एक दूसरे से कितना बेइंतहा प्यार करता है, मोहब्बत करता है। और जब ये सुना कि उनकी पत्नी इसी जिले के डीएम है यानी कलेक्टर है, तो लोग और भी हैरान परेशान हो गए और भीड़ के भीड़ इकट्ठा हो गए और इस प्रेम कहानी को, इस पति पत्नी के प्यार की चर्चाएं मीडिया, सोशल मीडिया और आसपास के लोगों में बहुत ही तेजी से फैल गया। दोस्तों अब खुशी खुशी एक ही साथ दोनों जिंदगी गुजार रही। दोस्तों इस घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।